हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरुण। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस। दोनों कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे, पढ़ेंगे और ये भी मालूम करेंगे कि दोनों जो कॉम्बिनेशंस होता है उसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे डिराइव होता है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल जो होगा उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन से। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें जो रेसिस्टर्स होते हैं वो लेंथ वाइज जो होते हैं दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट रेसिस्टर है उसका जो इन पॉइंट होगा वो सेकेंड रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा। इस तरह से जितने भी रेसिस्टर्स होंगे, मान लो कि n रेसिस्टर्स हैं, तो सारे वो इस तरह से जुड़ जाते हैं। तो एक मैं छोटा सा सर्किट डायग्राम ले रहा हूँ। इसमें दो रेसिस्टर्स मैंने लिया है, R1 एंड R2, और हमें मालूम करना है कि इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। मान लेता हूँ कि सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा V है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात ध्यान देने वाली है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अक्रॉस रेसिस्टर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट जो होता है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेसिस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि जो रेसिस्टर्स है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइड हुआ है, जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो R1 है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और R2 पर V2 है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा जो हमारा ओम्स लॉ है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 जो है V1 है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 जो है वो V2 है, सच दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जिसका हमको इस्तेमाल करना है। अब ये जो V है हमारा ये पूरे सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लेता हूँ कि जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है इन दोनों रेसिस्टर्स का वो हमारा R है। लेट दी रिजल्टेंट रेसिस्टेंस भी R। तो यदि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट I है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है। अब जो फर्स्ट हमारा रेजिस्टर है R1 जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, हमने बताया कि करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। करंट जो होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो करंट है वो I ही है और यहाँ पर भी जो करंट है वो हमारा I ही है। तो अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा हमारा? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर भी वही हो जाएगा हमारा। इसके मान लेता हूँ मैं थर्ड नंबर। एंड अक्रॉस R2 जो V2 है वो हमारा हो जाएगा I इंटू R2। तो 4 इक्वेशन हमें मिल गए। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। सेकंड जो है वो हमारा ओम्स लॉ है जिसमें हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R है। तो इसी R को हमको फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लेके चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है। अब जो V की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 नंबर इक्वेशंस हम इसमें पुट करते हैं। तो V के बदले वी कैन राइट I इंटू R, V1 के बदले वी कैन राइट I इंटू R1 और V2 के बदले I इंटू R2। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रॉम 2, 3 एंड 4। ये हमारा जो है वो फ्रॉम 1 है। अब देखो कि ये जो हमारा इक्वेशन आया है इसमें जो I है कॉमन फैक्टर है दोनों तरफ। तो I इंटू R इज इक्वल टू, इसे हम बोल सकते हैं I इंटू R1 प्लस R2। ये I कैंसिल हो जाएगा
तो हमारे पास क्या आता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, यदि डिफरेंट रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो वो जो होता है उसकी वैल्यू जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उनका सम होता है। तो यदि यहाँ पर n रेजिस्टेंस है तो टोटल जो हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा उस केस में तो R1 प्लस R2 अप टू Rn हो जाएगा। ठीक है। अब मैं सेकेंड केस लेता हूं जिसमें कि जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है और जो इन पॉइंट होता है वो भी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस सर्किट डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम मान लेते हैं कि V है, करंट जो है हमारा I है और जो रेजिस्टर्स हैं वो R1 और R2 है। तो जैसा मैंने सीरीज में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अक्रॉस रेजिस्टर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट होता है वो अक्रॉस जो रेजिस्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक वो भी ही रहेगा। करंट मान लेता हूँ कि यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है। तो मैं मान लिया कि R1 जो है वहाँ पर करंट जो है वो I1 है और R2 जो है वहाँ पर करंट जो है वो I2 है, सच दैट कि I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम फिर से ओम्स लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेता हूँ कि लेट द resultant resistance be R. Therefore, according to Ohm's law, तो हमारा होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो V हमारा इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R जो है वो क्या है, ये दोनों जो रेसिस्टर्स है उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। तो V इक्वल टू आई आर या फिर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ये हमारा नंबर 1 इक्वेशन हो गया, ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब दोनों जो रेसिस्टर्स हैं उसके अक्रॉस हम लोग I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे। अक्रॉस R1 I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। V इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वैरी नहीं करता है और R1 जो है उसका वो रेसिस्टेंस है। इसे मैं मान लेता हूँ कि थर्ड नंबर इक्वेशन है। एंड अक्रॉस R2 I2 इज इक्वल टू V बाय R2। ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर इक्वेशन। तो I की वैल्यू V अपॉन R, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें इन तीनों वैल्यूज को पुट करता हूँ। तो फ्रॉम 1 I is equal to I1 plus I2, so we can write V upon R instead of I, और I1 के बदले लिख सकता हूँ मैं V अपॉन R1 और I2 के बदले V अपॉन R2। अब क्या हुआ कि मैं दोनों में से V को कॉमन ले लेता हूँ। ये हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V और V कैंसल्ड, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मतलब क्या हुआ कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका रेसिप्रोकल जो होगा जितने भी रेसिस्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। यदि मान लिया जाए कि सर्किट में n रेसिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल जुड़े हुए हैं तो हमारा हो जाएगा 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 अप टू 1 बाय Rn। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो इक्विवेलेंट या फिर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से फाइंड आउट होता है, उनको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अब दोनों फॉर्मूला
के इस्तेमाल से हम कुछ न्यूमेरिकल जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ जिसमें रेसिस्टर्स जो हैं कुछ वो सीरीज में जुड़े हुए हैं और कुछ जो है वो पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पर दो रेसिस्टर्स जो हैं जो कि 2 ओम और 3 ओम के हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो दो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल जुड़े हुए हैं। आपको अक्रॉस ए बी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो निकालना है। तो मान लेता हूँ सबसे पहले कि इसकी वैल्यू ये R1 है, ये R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है। हम बारी बारी से पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे, फिर दोनों का जो रिजल्टेंट्स आएगा उसका फिर जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं जो सीरीज में है R1 और R2 उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो मान लेता हूं कि लेट RS बी दी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्यों? सिंस दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारा RS हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 ओम। दैट मीन्स इन दोनों जो रेजिस्टर्स है उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। अब हम मानते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो निकालते हैं। तो लेट RP बी दी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R3 एंड R4। देयरफॉर 1/RP इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल जो होता है वो रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो इसे हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 1/2 हमारा होता है 1। तो हमारा RP कितना हो जाएगा, जो 1 आया उसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 ही। तो RP हमारा 1 ओम आया। दैट मीन्स इन दोनों रेजिस्टर्स का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो 5 ओम का होगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 1 ओम का होगा। अब पूरे सर्किट मतलब पूरे सीरीज के लिए यदि हम निकालना चाहें कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अब हम निकालते हैं। तो मान लेता हूं कि लेट R बी दी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो अब देखो ये और ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हमारा R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा RS प्लस RP। क्यों? क्योंकि सीरीज था तो सीरीज का जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा R हो जाएगा, RS हमारा है 5 ओम और हमारा RP जो है वो 1 ओम है। तो हमारा हो गया ये 6 ओम। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो हमारा जो डिफरेंट रेजिस्टर्स जो कनेक्टेड हैं इनका यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम किया जाएगा तो वो आएगा 6 ओम। मतलब सारे रेजिस्टर्स मिलके जो टोटल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो 6 ओम का कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया और एक न्यूमेरिकल जो था उसी कंसेप्ट पर बेस्ड उसे हमने सॉल्व किया और देखा कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।